हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है मेरे चैनल मूवी मिस्टीफायर में। हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवीज के रोमांचक सफर में बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है प्रशांत और इस मूवी की स्टोरी होने वाली है बहुत ही खास। इस मूवी का नाम है फियर स्ट्रीट 1978 और ये फियर स्ट्रीट 1994 का दूसरा भाग है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं सी बर्मन को। वो टीवी पर उसी घटना की न्यूज देख रही होती है जो कि हाल ही में उस मॉल में घटी थी। तभी अलार्म क्लॉक की आवाज आती है और हम देखते हैं कि सी बर्मन ने हर चीज का स्केड्यूल बना रखा है और उसके लिए वो कई सारे अलार्म क्लॉक्स का इस्तेमाल करती है। वो अपने घर के दरवाजे को लॉक करती है और खिड़की को लॉक कर ही रही होती है, तभी एक और अलार्म बज जाता है और वो खिड़की को ठीक से बंद किए बिना ही चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सी बर्मन सो रही होती है, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है और वो उठ जाती है और हमें दरवाजे के लेटर स्टॉल से एक रोशनी दिखाई देती है। फिर खिड़की से कोई अंदर आता है और हम देखते हैं कि वो डीना और जॉश होते हैं। फिर दोनों सी बर्मन को दिखाते हैं कि सैम भी अब एक किलर बन चुकी है और उन्होंने उसे कार की डिक्की में बंद कर रखा है। सी बर्मन उनको मदद करने से मना कर देती है। फिर डीना उनसे विनती करती है और वो मान जाती है। डीना और जॉश सैम को बाथरूम में बांध देते हैं। फिर सी बर्मन उन्हें 1978 में उसके साथ घटी घटना के बारे में बताती है जिसमें वो नाइट विंग कैंप में अपनी बहन के साथ थी। यहाँ पर हम एक लड़की को जंगल में भागते हुए देखते हैं जिसका नाम जिगी बर्मन है और फिर अचानक वहाँ पर एक लड़का उसे कोहनी मारकर गिरा देता है और जिगी के नाक से खून बहने लगता है। और वहीं पर हम देखते हैं एक शीला नाम की लड़की को जो कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर जिगी को परेशान करने की कोशिश किया करती है। फिर वो लोग जिगी के हाथ बांधकर उसे पेड़ से लटका देते हैं। शीला जिगी पर उसके पैसे चुराने का इल्जाम लगाती है और कहती है कि वो सारा फियर के वश में है। फिर जिगी शीला के नाक में जोर से कोहनी मारती है और उसके नाक से भी खून बहने लगता है। फिर शीला लाइटर निकालती है और जिगी के हाथ को जलाने लगती है। तभी दो लड़के वहां पर आ जाते हैं और शीला से कहते हैं कि जिगी को नीचे उतारो। उन दोनों लड़कों का नाम कर्ट और निक है जो कि सनी वेल्स से हैं। ये निक वही ऑफिसर निक है जिसे हमने फियर स्ट्रीट के पहले भाग में देखा था। फिर जिगी वहां से चली जाती है। नाइट विंग कैंप में कई तरह की एक्टिविटीज हो रही है क्योंकि आज रात वहां पर कलर वॉर नाम का एक गेम होने वाला है। सनीवेल टीम का कलर है रेड और शेडी साइड टीम का कलर है ब्लू। और यहाँ पर हम देखते हैं जिगी की बड़ी बहन सिंडी बर्मन और उसके बॉयफ्रेंड टॉमी स्लेटर को। सिंडी एक कमरे की सफाई कर रही होती है जहाँ पर लाल रंग की काई जमी हुई है जो कि साफ ही नहीं हो रही होती है। सिंडी के दो और साथी जो उसका हाथ बटा रहे थे वो गायब हो जाते हैं और फिर वो उन्हें ढूंढते हुए दूसरे कमरे में जाती है। सिंडी को उसके दोनों साथी एलिस और अर्नी दोनों दूसरे कमरे में मजे करते हुए मिलते हैं। एलिस और अर्नी को नशे करने की लत है। फिर सिंडी वहां से जाने लगती है तो उसे वहां कर्ट मिल जाता है। कर्ट उससे जिगी की बुराइयां करता है। फिर हम देखते हैं कि जिगी ट्रीटमेंट के लिए नर्स लेन के पास जाती है क्योंकि कुछ देर पहले ही शीला ने उसका हाथ लाइटर से जलाया था। नर्स लेन वहां पर नहीं होती। तभी जिगी को एक किताब दिखाई देती है जिसमें रूबी लेन का एक न्यूज आर्टिकल होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि किलर रूबी लेन नर्स लेन की बेटी थी। तभी नर्स लेन वहां पर आ जाती है और वो जिगी को घाव पर लगाने के लिए कुछ देती है और उसके हाथ में ड्रेसिंग करती है। उस दौरान नर्स लेन अजीब सी बातें कर रही होती है। ऐसा लगता है कि उसे हो रही उन घटनाओं के बारे में जरूर कुछ पता है। तभी सिंडी वहां पर आ जाती है। कर्ट ने जिगी की बुराई की थी, इसी वजह से सिंडी जिगी से बहस करने लगती है। क्योंकि सिंडी नाइट विंग कैंप की एक काउंसलर है तो उसे डर है कि जिगी की वजह से उसे भी वहां से निकाला जा सकता है, लेकिन जिगी को इस बात की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। फिर हम देखते हैं कि सिंडी काफी दुखी है क्योंकि वो किसी भी तरह से शेडी साइड से बाहर निकलना चाहती है। कुछ देर बाद हम सिंडी और टॉमी को एक साथ देखते हैं। तभी नर्स लेन वहां पर आ जाती है। नर्स लेन के हाथ में एक चाकू होता है और वो टॉमी से कहती है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकती और कहती है कि मैंने उस दीवार पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ देखा, तुम्हें ऐसे नहीं तो वैसे मरना ही है। फिर अचानक नर्स लेन टॉमी पर हमला कर देती है। इस झड़प में खुद को बचाने के लिए टॉमी नर्स लेन को जोर से धक्का मारता है और उसका सर जाकर लकड़ी के पाए में टकराता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर सिंडी बहुत घबरा जाती है। फिर हम देखते हैं कि नर्स लेन को मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। टॉमी अभी भी सदमे में है कि आखिर ये सब क्यों हुआ। वहीं पर एक ऑफिसर निक से बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि आज से कुछ दिनों बाद तुम शेरिफ बन जाओगे, बिल्कुल अपने पिता की तरह। फिर वहाँ सभी लोग अपनी एक्टिविटीज वापस पूरी करने में जुट जाते हैं। सभी लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे होते हैं कि नर्स लेन भी अपनी बेटी रूबी लेन की तरह पागल हो चुकी है। फिर सिंडी जिगी से जाकर मिलती है और उससे नर्स लेन के बारे में बात करती है क्योंकि इस घटना के होने से पहले वो आखिरी थी जो नर्स लेन से मिली थी। और जिगी कहती है कि हम शेडी साइड में रहते हैं और हम सब श्रापित हैं, इसी वजह से हमारे साथ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। फिर वो अपनी बड़ी बहन
सिंडी से बड़ी ही बदतमीजी से बात करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर कलर वॉर गेम की तैयारी शुरू हो जाती है और दोनों टीम के काउंसलर्स अपनी टीम का उत्साह बढ़ा रहे होते हैं। तभी अचानक टॉमी को अजीब सा महसूस होता है। उसी वक्त सिंडी वहाँ पर आ जाती है। टॉमी उससे कहता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि नर्स लेन से झड़प होते वक्त उसके सर में भी चोट लग गई थी। उसी रात सिंडी और टॉमी कैंप के उस क्लिनिक में जाते हैं जहाँ पर नर्स लेन लोगों का इलाज करती है। वो लोग क्लिनिक के अंदर जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि नर्स लेन आखिर क्या जानती थी। उन्हें वहाँ पर एक बुक मिलती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि सेराफियर ने शैतान के साथ एक सौदा किया था। उसने अपना एक मनहूस हाथ काटकर शैतान के पत्थर पर रखा, जिससे कि उस जगह पर मनहूसियत फैल गई। इसीलिए शेडी साइड में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। फिर उन दोनों को वहाँ पर कुछ आवाज आती है। वो लोग जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एलिस और अर्नी होते हैं, जो कि नशा करने के लिए वहाँ पर कुछ दवाइयाँ चुराने आए हुए होते हैं। फिर एलिस उस बुक को ले लेती है और पढ़ने लगती है। उसमें एक मैप बना हुआ होता है जिससे उसे पता चलता है कि सेराफियर का घर कहाँ पर है। फिर एलिस और अर्नी उसके घर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और सिंडी और टॉमी उसके पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिगी ऑयल पेंट घोल रही होती है। तभी निक वहां पर आता है और वो दोनों मिलकर शीला को मजा चखाने का प्लान बनाते हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि सिंडी और बाकी सबको उस जगह पर कब्रें खुदी हुई मिलती हैं और हमें पता चलता है कि नर्स लेन उस जगह पर कब्रें खोद रही थी ताकि वो सेराफियर का हाथ और उसका शरीर निकाल सके और उसे मिला सके, ताकि उसका श्राप टूट जाए। फिर उन्हें सेराफियर का घर मिल जाता है, जो कि जमीन के नीचे एक बंकर जैसी जगह पर होता है। वो जगह अजीब चीजों से भरी हुई होती है। वो लोग और अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें एक अजीब सा सर्कल दिखाई देता है, जैसे कि वहां पर कोई काला जादू कर रहा हो। सिंडी कहती है कि ये डायन का निशान है। फिर अर्नी वहां से दूसरी तरफ निकल जाता है और वो देखता है कि टॉमी बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। सिंडी को यहाँ पर छोटा सा बुक शेल्फ दिखाई देता है जिसमें कई सारी पुरानी बुक्स रखी हुई होती है। फिर सिंडी को एक अजीब सी आवाज आती है और वो बुक्स हटाकर देखती है कि वहां पर एक और रास्ता होता है। फिर एलिस सिंडी से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वहां पर एक पत्थर में शेडी साइड के सभी किलर्स के नाम लिखे हुए होते हैं, जिसमें रूबी लेन का भी नाम होता है और आखिर में लिखा हुआ होता है थॉमस स्लेटर, यानी कि टॉमी स्लेटर का नाम। सिंडी को लगता है कि एलिस उसके साथ कोई मजाक कर रही है और उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। फिर सिंडी और एलिस इस तरफ वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि टॉमी की आंखें कुछ बदल सी गई हैं। वो वहां पर रखी हुई एक कुल्हाड़ी निकालता है और उसी कुल्हाड़ी से अर्नी को बेरहमी से मार डालता है। फिर सिंडी और एलिस वहां से भागकर निकलती हैं और उस पुराने बुक शेल्फ को वहां से हटाती हैं। तभी टॉमी उनके पीछे वहां पर आ जाता है और वो दोनों उस रास्ते से निकलकर भाग जाते हैं। भागते हुए टॉमी सिंडी की टांग पकड़ लेता है। सिंडी उसे जोर से लात मारती है। तभी टकराने की वजह से ऊपर से कुछ चट्टान के टुकड़े नीचे गिरते हैं और वो रास्ता बंद हो जाता है। वो दोनों बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि टॉमी वहां से निकलकर नाइट विंग कैंप में पहुंच चुका है। इस तरफ हम देखते हैं कि शीला गेम के दौरान शेडी साइड टीम के लोगों को बंदी बनाकर रख रही होती है। तभी एक लड़का शीला को एक नोट लाकर देता है और कहता है कि ये विल ने दिया है। उस नोट में लिखा हुआ होता है कि मुझसे बाथरूम में आकर मिलो। फिर शीला वहां पर पहुंचती है। वो अंदर जाकर देखती है तो वहां पर एक और नोट होता है जिसमें लिखा होता है कि ऊपर देखो। ऊपर एक कीड़ों से भरा हुआ बाउल लटक रहा होता है। फिर जिगी और निक रस्सी खींचकर उन कीड़ों को शीला के ऊपर गिरा देते हैं और उसे वहां बंद करके भाग जाते हैं और शीला उन कीड़ों से डरकर जोर से चीखती है और जिगी और निक दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई है। और इस तरफ सिंडी और एलिस उस गुफा जैसी जगह पर फंस चुके हैं। सिंडी बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो घूमकर एक ही जगह पर वापस आ रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक शेडी साइड के लड़के को कुछ सनी वेलर्स परेशान करके भाग जाते हैं। फिर टॉमी वहां पर आ जाता है और उस बच्चे को कुल्हाड़ी से मार डालता है। इस तरफ जिगी और निक के बीच नजदीकियां बढ़ रही होती हैं और हम उन्हें किस करते हुए देखते हैं। तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज आती है। वो दोनों जाकर उस लड़के की लाश को देखते हैं जिसे अभी टॉमी ने मार डाला था। इस तरफ सिंडी और एलिस उस बुक में बनी हुई सिंबल की मदद से रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। रास्ता ढूंढते हुए उन दोनों को एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो चीज दिल जैसे धड़क रही होती है। फिर एलिस उस चीज को छूने लगती है और वो उसे जैसे ही छूती है तो उसे एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। वो दृश्य अब तक हो चुके सभी हत्याओं का होता है। फिर सिंडी एलिस का हाथ पकड़कर उसे हटा देती है। फिर एलिस देखती है कि उसे सिंडी अलग ही रूप में दिखाई देने लगती है, खून से सनी हुई बिल्कुल एक लाश की तरह। एलिस उसे देखकर वहां से भागती है और भागते हुए वो एक जगह से गिर जाती है और उसका पैर टूट जाता है। इस तरफ काउंसलर सभी लोगों को अलर्ट कर रहे होते हैं और उन्हें एक हॉल में रखते हैं। निक सभी
लोगों की गिनती कर रहा होता है। तभी जिगी अपनी बहन को ढूंढने के लिए बाहर जाने वाली होती है और निक उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को ढूंढ लूंगा। फिर निक और गैरी बाकी सभी लोगों को ढूंढने निकल जाते हैं। फिर कुछ सनी वेलर्स जिगी को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि शीला कहाँ पर है। तभी जिगी को याद आता है कि शीला अभी भी बाथरूम में बंद है और वो उसे ढूंढने बाहर निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि कर्ट और जॉन दोनों मजे कर रहे होते हैं। फिर कर्ट वहां से चला जाता है। जॉन दरवाजे से देखती है कि कर्ट वहां से जा चुका है। फिर वो जैसे ही अंदर आती है तो टॉमी वहां पर होता है। टॉमी जॉन को कुल्हाड़ी से मार डालता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिस सिंडी को बताती है कि उसने किलर्स को देखा जिन्होंने सभी को मार डाला है और अब तुम्हारी बारी है, वो तुम्हें भी मार डालेंगे। फिर सिंडी एलिस के पैर का थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करती है ताकि वो वहां से बाहर निकल पाए। इस दौरान सिंडी उसे बताती है कि कैसे वो खुद को बदलना चाहती थी ताकि वो बाकी शेडी साइडर्स से अलग दिखे। फिर वो दोनों देखती हैं कि वहां पर वही लाल काई फैली हुई होती है जो कि नाइटविंग कैंप के आउट हाउस में फैली हुई थी और सिंडी कहती है कि जरूर हम लोग आउट हाउस के करीब हैं। इस तरफ एक सनी वेलर ने शेडी साइड के कुछ बच्चों को गेम के अकॉर्डिंग बंदी बना रखा होता है और वो उन्हें छोड़कर काउंसलर्स के पास चला जाता है। तभी टॉमी वहां पर आ जाता है और उन बच्चों को मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि जिगी शीला को उस बाथरूम से बाहर निकालने जाती है। वो अंदर जाकर देखती है तभी शीला उसे मारने पीटने लगती है। दूसरी तरफ सिंडी और एलिस रास्ता ढूंढ लेते हैं और वो उस आउट हाउस के ठीक नीचे पहुंच जाते हैं और ऊपर उसी आउट हाउस के बाथरूम में शीला और जिगी की झड़प हो रही होती है। तभी जिगी शीला को एक पंच मारकर बेहोश कर देती है और तभी गैरी वहां पर आ जाता है। तभी जिगी और गैरी को सिंडी और एलिस की पुकार सुनाई देती है। जिगी उस आउट हाउस के टॉयलेट की सीट खोलकर देखती है तो वहां पर सिंडी और एलिस होते हैं और दूसरी तरफ निक एक कमरे में जाता है जहां पर उसे उन बच्चों के शरीर के टुकड़े मिलते हैं जिन्हें टॉमी ने मार डाला है। तभी कर्ट वहां पर आ जाता है जो कि जॉन का कत्ल होते वक्त बाथरूम में घुसा हुआ था। फिर निक कर्ट को बताता है कि यहाँ पर एक किलर घूम रहा है और उससे कहता है कि हमें सभी लोगों को बचाना होगा। तुम 15 मिनट बाद एक बेल बजा देना जो कि एक सिग्नल होगा। फिर तुम सभी लोगों को बस में बैठाकर यहाँ से ले जाना। इस तरफ जिगी उस टॉयलेट होल से एक रस्सी से बंधी हुई बाल्टी नीचे फेंकती है ताकि एलिस और सिंडी उससे ऊपर आ सके। फिर एलिस उस बाल्टी में बैठती है और गैरी और जिगी उसे ऊपर खींचते हैं। वो लगभग उसे ऊपर तक खींच लेते हैं। तभी टॉमी वहां पर आ जाता है और वो उस कुल्हाड़ी से गैरी का सर उसके शरीर से अलग कर देता है और रस्सी छूटने की वजह से एलिस वापस नीचे गिर जाती है और रस्सी के साथ ही गैरी का सर कटा हुआ शरीर भी नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर सिंडी और एलिस चीख उठते हैं। और इस तरफ टॉमी जिगी को मारने की कोशिश कर रहा होता है और वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। फिर जिगी को निक मिल जाता है और वो दोनों भागकर एक कमरे में छुप जाते हैं और यहाँ पर जिगी निक को बताती है कि वो किलर टॉमी है जो कि सभी लोगों को मार रहा है। तभी वो लोग देखते हैं कि टॉमी वहां पर आ जाता है और वो जिगी पर अटैक कर देता है। वो जिगी को मारने ही वाला होता है तभी निक सामने आ जाता है और कुल्हाड़ी निक के पैर में लग जाती है। फिर निक जिगी को भागने के लिए कहता है। इस तरफ सिंडी और एलिस उस बुक के जरिए बाहर निकलने का एक और रास्ता ढूंढ लेते हैं जो कि मेस हॉल से होकर जाता है। एलिस चलने की हालत में नहीं होती है इसलिए वो सिंडी से कहती है कि जाओ और तुम अपनी बहन को बचाओ। दूसरी तरफ जिगी देखती है कि कर्ट बस में सभी लोगों को लेकर निकल चुका है। फिर जिगी देखती है कि टॉमी उसी तरफ आ रहा होता है और वो वहां से भाग जाती है। इस तरफ सिंडी को बाहर जाने का रास्ता दिखाई देता है जो कि मेस हॉल के किचन में होता है, लेकिन सिंडी वहां पर लगी हुई उस जाली को खोल नहीं पाती है। तभी जिगी भागकर मेस हॉल में आ जाती है और आकर एक कमरे में छुप जाती है। उसके पीछे टॉमी भी मेस हॉल में आ जाता है और वो फ्लोर पर जिगी के जूतों के निशान देख लेता है। फिर वो उस दरवाजे को तोड़ने लगता है जिसके पीछे जिगी छुपी हुई है। फिर वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। हम देखते हैं कि जिगी के हाथ में एक चाकू है और वो उस चाकू को टॉमी के सीने में घुसा देती है, लेकिन इससे टॉमी को कुछ भी नहीं होता और टॉमी जिगी का गला दबाने लगता है। फिर जिगी एक बैग उठाकर उसका मुंह ढक देती है और उसका दम घोटकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं मार पाती है और उसका हाथ छूट जाता है। और वहीं पर सिंडी उस जाली को खोलने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि टॉमी पूरी तरह से कुल्हाड़ी वाला किलर बन चुका है। जिगी खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है। टॉमी उसे कुल्हाड़ी से मारने ही वाला होता है तभी सिंडी आकर उसके पीठ में चाकू मार देती है। फिर सिंडी उसके सीने पर चाकू से कई बार वार करती है और वो वहीं गिर जाता है और यहीं पर बिल्कुल साफ हो जाता है कि दोनों बहनें एक दूसरे से कितना प्यार करती हैं। फिर उन दोनों को उस जगह से आवाज आने लगती है जहाँ से सिंडी निकल कर आई थी। सिंडी जाकर देखती है तो वहाँ से एलिस बाहर आती है। सिंडी उसे ऊपर खींच लेती है। फिर एलिस सिंडी को बताती है कि उसे वो कीमती चीज मिल गई है और वो कीमती चीज है सेराफियर का हाथ, जिसे उसने काटकर शैतान के पत्थर पर रखा था। उस श्राप को खत्म करने के लिए उन्हें सेराफियर के हाथ और उसके शरीर को मिलाना होगा। फिर जिगी के नाक से खून बहने लगता है और वो खून जाकर उस हाथ पर गिरता है। तभी जिगी को एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि उस धड़कते हुए दिल जैसी चीज में से कुछ बाहर आता है जो कि एक किलर में बदल जाता है। फिर सिंडी और जिगी सेराफियर की कब्र खोदने जा
रहे होते हैं। सिंडी एलिस को चलने के लिए मना करती है, लेकिन एलिस चलने की जिद करती है। तभी अचानक टॉमी वापस उठ जाता है और एलिस को मार डालता है। फिर सिंडी टॉमी को फावड़े से मारती है और उसका सर उसके शरीर से अलग कर देती है और एलिस के मर जाने पर सिंडी को बहुत दुख होता है। फिर उन दोनों को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो दोनों जाकर देखती है तो वहाँ से किलर रूबी लेन बाहर आती है और टॉमी भी अभी तक मरा नहीं है। वो दोनों भागकर उस पेड़ के पास जाते हैं जहाँ पर सेराफियर को दफनाया गया था और उस जगह पर खुदाई करने लगते हैं। तभी वो दोनों देखती हैं कि सभी किलर्स उनके तरफ आ रहे होते हैं। खुदाई करते हुए उन्हें एक पत्थर मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि डायन कभी नहीं मरती। तभी सभी किलर्स उनके करीब पहुंच चुके होते हैं। सिंडी जिगी से कहती है कि सेराफियर के हाथ पर तुम्हारा खून गिरा था, इसलिए वो तुम्हें मारने आ रहे हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर टॉमी कुल्हाड़ी से सिंडी पर वार करता है और दूसरा किलर जिगी को पकड़ लेता है और उस पर चाकू से हमला कर देता है। वो उन दोनों पर तब तक वार करते हैं जब तक उनकी सांसें न रुक जाए। वो दोनों बहनें मरते वक्त सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि हमें कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता। फिर उन दोनों की मौत हो जाती है। तभी निक वहाँ पर आ जाता है और जिगी को सीपीआर देकर उसे वापस लाने की कोशिश करता है और जिगी वापस जिंदा हो जाती है और पुलिस की टीम वहाँ आकर उन्हें रेस्क्यू करती है। फिर एक ऑफिसर जिगी से उसका नाम पूछता है तो वो जिगी बताती है, लेकिन निक उन्हें बताता है कि इसका असली नाम क्रिस्टीन बॉमन है। फिर जिगी देखती है कि उसकी बहन सिंडी मर चुकी है। एक ऑफिसर निक से पूछता है कि क्या हुआ था यहाँ पर और निक कहता है कि टॉमी स्लेटर एक किलर था, उसने सबको मार डाला। जिगी निक को बताती है कि ये सब सेराफियर ने किया, लेकिन निक ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। इसी वजह से जिगी उससे दोबारा कभी नहीं मिली। और फिर हम देखते हैं कि सी बर्मन यानी कि जिगी जॉश और डीना से कहती है कि मैंने सभी को ये कहानी सुनाई जो मैंने तुम्हें सुनाई, लेकिन किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। जिगी जॉश और डीना से कहती है कि हम उससे बच नहीं सकते, इस जगह से भाग जाना ही बेहतर है। फिर डीना उसे बताती है कि हमें हाईवे के पास जंगल में एक लाश मिली है जो कि जंजीर से बंधी हुई है और वो लाश सेराफियर की ही है। और डीना उससे पूछती है कि क्या वो हाथ अभी भी उस पेड़ के नीचे दफन है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शेडी साइड मॉल उसी जगह पर बनाया गया है जहाँ पर वो पेड़ था और वो पेड़ अभी भी मॉल के अंदर मौजूद है। डीना और जॉश उस जगह पर खुदाई करते हैं और उन्हें वो हाथ मिल जाता है। फिर वो दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें सेराफियर की कब्र मिली थी। डीना जॉश को अपने साथ आने के लिए मना करती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं वापस जरूर आऊंगी। फिर डीना सेराफियर की उस लाश को निकालती है और जैसे ही वो उस हाथ को उस पर रखती है तो उसे एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि डीना खुद को सेराफियर के रूप में देख रही होती है, यहाँ तक कि पानी में उसकी परछाई भी सेराफियर की ही होती है। तभी कोई उसे सेराफियर के नाम से पुकारता है।